हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ये है आपका अर्थशास्त्र। आप देख सकते हैं कक्षा 9th और पाठ का नाम है अध्याय 1 है ये, और पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और एक एक दो लाइन के प्रश्न हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है इस पाठ को। इसमें सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे। यानी जो गांव है, ये काल्पनिक गांव है, इसमें कितने परिवार निवास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 450 परिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है। यानी कि यहाँ के लोग कौन सा काम करते हैं अधिकतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेती। खेती को हम कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या था। यानी पालमपुर के गांव के बगल में एक बड़ा गांव था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था रायगंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव से रायगंज की दूरी कितनी थी। यानी पालमपुर गांव था, उससे रायगंज गांव की दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसमें सभी प्रश्न बहुत ही बढ़िया हैं और आपको इस वीडियो को एक दो बार चला के देख लेना है, आपके सभी प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पालमपुर के निकट छोटे कस्बे का नाम क्या था। यानी पालमपुर के निकट में एक छोटा कस्बा था, उसका नाम था शाहपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवारों के पास भूमि नहीं थी। यानी कुछ इसमें ऐसे परिवार थे इनके पास भूमि नहीं थी, यानी ज़मीन नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय थे। यानी पालमपुर गांव था, उसमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी 2 यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय थे। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने हाई स्कूल थे। यानी पालमपुर गांव था, उसमें हाई स्कूल कितने थे। तो उसमें आप देखेंगे एक हाई स्कूल था पालमपुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। यानी यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, 1 थी। ठीक है। यानी कि सरकारी जो अस्पताल था वो कितने थे, वहाँ पर 1 थे, 1 था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर गांव में कितने निजी औषधालय थे। यानी कि यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, 1। ठीक है। निजी औषधालय क्या मतलब होता है, प्राइवेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में गांव के नलकूप किससे चलते थे। नलकूप क्या होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं। तो वो कैसे चलते थे, बिजली से चलते थे। आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका 12 नंबर का, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी थी। यानी कि कृषि के अलावा वहाँ पर कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु विनिर्माण, परिवहन, डेयरी और दुकानदारी, ये गैर कृषि क्रियाएं थी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। यानी उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, भूमि। ठीक है। भूमि माने क्या होता है, जमीन। दूसरा है इसमें अगला प्रश्न, उत्पादन की दूसरी आवश्यकता क्या है। तो दूसरी आवश्यकता क्या है, श्रम। श्रम यानी मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन की तीसरी आवश्यकता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक पूंजी। ठीक है।
अब इसके बाद में अगला है उत्पादन की चौथी आवश्यकता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव पूंजी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, भौतिक पूंजी में कौन कौन सी मदें आती हैं, यानी भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप देखेंगे इसका उत्तर औजार आते हैं, मशीन आते हैं, भवन आते हैं, किसान का हला आता है, और जनरेटर आते हैं, टरबाइन आते हैं, और कंप्यूटर आदि। ये सब कैसी पूंजी है, भौतिक पूंजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है जिन वस्तुओं का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है, जैसे कि औजार, मशीन और भवन, इनका हम कई दिनों तक उत्पादन में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। कार्यशील पूंजी क्या होती है, जिससे हम, अब देखिए कच्चा माल, इसमें उत्तर देखिए कच्चा माल तथा नगद पैसों या नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं, जिससे हम काम कराते हैं। बहुत सारे मजदूरों को लगाने के लिए हमें नगद मुद्रा की यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और कच्चा माल क्या होता है, ऐसे गन्ना है, गन्ना कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं, हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर देखिए, उत्तर भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसे भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, मैंने सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है उत्पादन के कारक किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर गांव में उत्पादन की मुख्य क्रिया क्या है, तो उत्पादन की पालमपुर गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी किसानी करते हैं। अगला प्रश्न है पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, तो यहाँ पर देखिए 75% लोग क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं, यानी खेती का काम करते हैं। जो पालमपुर गांव के लोग हैं वो अधिकतर काय पर निर्भर हैं, अपनी आजीविका के लिए खेती पर, कृषि पर निर्भर हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भूमि मापने की इकाई क्या है, यानी भूमि को कैसे मापा जाता है, तो भूमि की सही माप क्या है, हेक्टेयर है, और गांव वाले इसको बीघा भी कहते हैं और गुट्टा भी कहते हैं, गुट्टा। ठीक है, तो इसमें देखिए सही हेक्टेयर क्या है, इसकी हेक्टेयर है सही माप भूमि मापने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक हेक्टेयर कितने भुजा वाले वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो इसका आंसर है एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पालमपुर गांव के किसान बरसात के मौसम में खरीफ, देखिए बरसात के मौसम में कौन सी फसल बोते हैं, खरीफ में कौन सी फसलें उगाते हैं, यानी जो बरसात का मौसम होता है यानी उसको हम खरीफ का मौसम भी कहते हैं, तो उस समय वो कौन सी फसलें पैदा करते हैं, ज्वार बाजरा। ठीक है, बरसात के मौसम में कौन सी फसलें उगाते हैं, ज्वार बाजरा। इन फसलों को पशुओं के चारे के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इनका क्या करते हैं, ज्वार बाजरे का प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है पालमपुर गांव में किसान सर्दी के मौसम में, ठीक है, सर्दी के मौसम यानी रबी के मौसम में कौन सी फसलें उगाते हैं। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ। यानी सर्दी के मौसम में जो रबी की फसल के रूप में क्या उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादित गेहूँ को किसान किस गांव की मंडी में बेचते हैं। यानी किसान क्या करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, गेहूँ उत्पादित करते हैं, इसके बाद में किस मंडी में उसको बेचने जाते हैं। तो रायगंज की मंडी में किसान यहाँ के अपनी फसल को, गेहूँ को बेच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, पालमपुर के किसान एक भाग में किसकी खेती करते हैं। तो एक भाग में क्या करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। क्या करते हैं, गन्ने की खेती गन्ने की खेती जिसकी एक वर्ष में कटाई होती है। यानी एक भाग में क्या करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं और जिसकी एक वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना आगे देखना, गन्ना कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। यानी शाहपुर के जो व्यापारी हैं वो व्यापारियों को गन्ना बेच दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक के मध्य तक कितने हेक्टेयर की सिंचाई होने लगी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 हेक्टेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में आज तक कुल कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है। यानी जो भारत देश है हमारा, उसमें अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर सिंचाई होती है, यानी पानी की व्यवस्था है। तो आप देखेंगे 40% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और शेष खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी एक वर्ष में किसी खेत में एक से ज़्यादा फसल पैदा करना यानी उपजाना को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर के किस एक वर्ष में कितनी फसलें पैदा करते हैं। यानी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। पालमपुर गांव के किसान, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किसान एक वर्ष में कितनी फसलें पैदा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन फसलें वो पैदा कर लेते हैं यहाँ के किसान। अब अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर के किसान 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में, यानी 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा करते हैं। तो यहाँ के किसान क्या उगाते हैं, आलू। 15-20 वर्षों के बाद तीसरी फसल के रूप में क्या उगाया जाता है, यहाँ पर आलू उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये हरित क्रांति के कौन थे, जनक थे। और इनका पूरा नाम क्या है, मनकोम्बु संबाशिवम शिवन स्वामीनाथन। ठीक है, इनका पूरा नाम है और इनका शॉर्ट में नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के कौन थे, जनक थे। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आने से क्या हुआ। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी। तो इसका आंसर देखिए, भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों, यानी भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज मिल गए। उसको क्या कहते हैं, बीजों को HYB के द्वारा गेहूं और चावल की
खेती करने के तरीके सिखाए। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। ठीक है, और इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? यानी भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है गेहूं, हरियाणा में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत बीजों से 1 हेक्टेयर में कितने गेहूं की उपज होती थी? यानी जो परंपरागत माने क्या होता है, पुराने बीज थे, उनसे 1 हेक्टेयर में कितने गेहूं की उपज यानी कितनी पैदावार होती थी? तो कितनी होती थी? 1300 किलोग्राम हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम फसल गेहूं की पैदा होती थी। अब इसके बाद में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 के दशक में। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है, HYB बीजों से 1 हेक्टेयर में कितने गेहूं की उपज होने लगी? तो जब HYB बीज मिल गए हमें 1960 के दशक में, तो 1 हेक्टेयर में कितनी किलोग्राम फसल होने लगी? गेहूं की पैदावार होने लगी 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी कि जब HYB बीज मिलने के बाद में हमारे वो 1 हेक्टेयर में कितनी पैदावार होने लगी? 3200 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि आप देखेंगे, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, इसका हमें क्या करना चाहिए? इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। यानी कि इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक कैसे खनिज हैं? तो इसका आंसर देखिए, रासायनिक उर्वरक माने क्या होता है? खाद। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। यानी रासायनिक खाद क्या होते हैं? पानी में तुरंत ही घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत ही उपलब्ध वो हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित था? जी कई के अनुसार है मार्च 2019 के अनुसार। यानी कि जो श्रमिक खेतों में काम करते हैं उनके लिए एक दिन का वेतन शासन की ओर से कितना निर्धारित किया गया था? 300 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, छोटे किसान किसे कहते हैं? तो छोटे किसान क्या होते हैं? देखिए उत्तर देखिए, जो किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं छोटे किसान कहलाते हैं। यानी कि छोटे किसान क्या होते हैं? अपने परिवार के साथ में, पूरे परिवार के साथ में अपने खेतों में स्वयं लगे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? यानी कि मझोले यानी बीच के और बड़े किसान किसे कहते हैं? तो जो किसान देखिए, जो किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों, श्रमिक माने क्या होते हैं? मजदूर, को किराए पर लगाते हैं, मझोले और बड़े किसान कहलाते हैं। यानी इनके पास ज़्यादा भूमि होती है तो क्या करते हैं जी? अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मझोले और बड़े किसान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोविंद किसान के पास कितनी भूमि थी? तो गोविंद किसान था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर असिंचित भूमि थी। असिंचित का मतलब होता है जिसमें सिंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो गोविंद किसान था, उसके पास कितनी भूमि थी? 2.25 हेक्टेयर। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने 3-4 और सम्मिलित किए हैं। तो इसमें देखिए, सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। लघु माने क्या होता है? छोटे किसान। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। यानी उसने अपने खेतों में उसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, ज़मीन है, उसमें वो गेहूं पैदा करना चाहती है। उसने खेती करने के लिए तेजपाल से, यानी तेजपाल एक साहूकार था, यानी जे बड़े किसान थे, कौन? तेजपाल। उससे उसने 3000 रुपये खेती करने के लिए उधार लिए
और कितने परसेंट ब्याज पर? 24% की ब्याज दर पर 4 माह के लिए उसने कर्जा लिया। ठीक है, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पर। तो जो सविता लघु कृषक है यानी छोटी किसान है, उसने तेजपाल से कितने 3,000 रुपये उधार लिए और कितने परसेंट ब्याज पर? 24% ब्याज पर उसने 4 माह के लिए उधार लिए हैं। अगला प्रश्न है मिश्री लाल की कहानी। तो मिश्री लाल कौन थे? मिश्री लाल गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी और जो कैसे चलती है? बिजली से चलती है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया। यानी कि गन्ना वो पेरने वाली मशीन किसने खरीदी थी? मिश्री लाल ने, और अपने खेत में उसने ये मशीन को लगाया। वो कैसे चलती थी? बिजली से। अगला प्रश्न है करीम की कहानी। यानी करीम ने क्या किया? करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। ठीक है, यानी ये करीम क्या करता है? कंप्यूटर केंद्र चलाता है। अगला क्वेश्चन है किशोर की कहानी। किशोर क्या है? किशोर खेतिहर मजदूर है। खेतिहर मजदूर क्या होता है? इसके पास खेती नहीं है और ये छोटा सा मजदूर है। तो ये थे आपके सभी प्रश्न। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।